Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today we are going to discuss growth and reproduction in bacteria. टॉपिक की इस हेडिंग के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है ग्रोथ और उसके बाद है रिप्रोडक्शन. ग्रोथ से मुराद है इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म अपने साइज के अंदर इजाफा करता है और ये इजाफा इरिवर्सिबल होता है, यानी ये लेंथ के अंदर इजाफा, टालनेस के अंदर इजाफा वापस नहीं आ सकता. जैसे हम प्लांट की एग्जांपल ले, हम सीड सो करते हैं, सॉइल के अंदर बोते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, छोटा पौधा बनाता है. अब वो छोटा पौधा ग्रो करने के बाद अडल्ट टाल ट्री बनाता है. ये जो इसकी लेंथ के अंदर इजाफा होता है ये इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं आ सकता. दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. अगर ह्यूमन की बात करें तो हम भी अर्ली एज के अंदर बेबी की फॉर्म के अंदर होते हैं, छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी टालनेस या लेंथ बढ़ती जाती है. दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. जब एक ह्यूमन बीइंग अपनी अडल्ट एज की तरफ जाता है तो जो साइज वो अटेन करता है वो वापस नहीं आ सकता. दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. और रिप्रोडक्शन से मुराद है रिप्रोड्यूस करना, दोबारा किसी चीज को बनाना, यानी अगली जनरेशन पैदा करना, औलाद पैदा करना, ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जैसे एक बैक्टीरिया डिवाइड होने के बाद दो बैक्टीरिया बनाता है, इसका मतलब है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है. ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन अगली जनरेशन पैदा करते हैं. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसी भी पॉपुलेशन या स्पीशीज की सर्वाइवल की होती है. जब तक जानदार सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी तादाद इस इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ती रहती है और वो कामयाबी के साथ इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते जाते हैं. बहुत सारे जानदार जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अगर अब भी वो जिंदा होते वो रिप्रोड्यूस करते और अर्थ को डोमिनेट कर देते. जैसे कि डायनासोर अगर इस वक्त में होता, वो रिप्रोड्यूस करता, तादाद बढ़ती जाती और वो इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर जाता. तो अगली जनरेशन पैदा करना, एक जानदार से दूसरा जानदार बनना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. हम बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है ये बाइनरी फिशन के जरिए होती है. और बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. अब ये एमसीक्यू पूछा जाता है, बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बैक्टीरिया नॉर्मली अपने साइज के अंदर इजाफा करता है, ये ग्रो करता है, अपना डीएनए या क्रोमोसोम डबल करेगा. डबल करने के बाद इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करती है और एक सेल से दो सेल में ये से तकसीम कर देती है. दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. इन चेंजेस को हम यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाइनरी फिशन के अंदर जो बैक्टीरियल सेल है ये इनलार्ज करेगा, इसका साइज बढ़ जाएगा. उसके बाद क्रोमोसोम डबल, क्रोमोसोम या इसका डीएनए जो है ये डबल हो जाएगा. उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पिंच करेगी इनवर्ड, अंदर की जानिब पिंच करना शुरू हो जाएगी. उसके बाद सेल वॉल भी इनवर्ड पिंच करेगी, यानी ये भी अंदर की जानिब धसेगी और एक बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा. जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरिया, इसका डीएनए क्रोमोसोम डबल हुआ. डबल होने के बाद इसके इर्द गिर्द जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन की वजह से अंदर की जानिब पिंच करती जाएगी. यहाँ से ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगी, सेल वॉल भी अंदर की तरफ जाएगी और ये एक बैक्टीरिया को दो के अंदर तकसीम कर देंगे. दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन.
अब बाइनरी फिशन के अंदर जनरेशन टाइम को हम देखते हैं, टाइम टेकन फॉर द डबलिंग ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। वो टाइम जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन डबल करने के लिए रिक्वायर्ड है, इसे हम बैक्टीरियल जनरेशन टाइम कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हमने इसकी फेजेस देखनी है रिप्रोडक्शन की। तो 4 फेजेस के अंदर इसे तकसीम किया गया है। इनमें सबसे पहली फेज लैग फेज, उसके बाद लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज या जिसे डेथ फेज भी कहते हैं। और इस ग्राफ की मदद से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इन फेजेस को ऑब्जर्व करने के लिए बैक्टीरिया को हमने ग्रो करवाना है कल्चर मीडियम के अंदर, और इस मीडियम के अंदर लाइफ को मेंटेन करने के लिए तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे एक मीडियम, और इस मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, और न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी के अंदर हमने यहां पर प्लेस करना है एक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यहां पर इन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करेगा और अपनी तादाद के अंदर इजाफा करता जाएगा। अब जैसे जैसे ये इजाफा करता है, न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल भी करता है। तो सबसे पहली फेज जो लैग फेज है, इसके अंदर बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करेगा फॉर सेल डिवीजन। तो हम लिखेंगे ये खुद को प्रिपेयर करेगा फॉर डिवीजन। अब डिवीजन के लिए प्रिपेयर करना क्या होता है, ये डीएनए को डबल करने के लिए डीएनए बेस यूनिट इकट्ठे करेगा, एंजाइम इकट्ठे करेगा, प्रोटीन इकट्ठी करेगा, ताकि डीएनए को डबल किया जाए और सेल को इनलार्ज किया जाए। अब लैग फेज के अंदर ज़ाहरी तौर पर अपेरेंटली बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर रहा होता। तो ग्राफ की मदद से हम कैसे समझेंगे, ये हमारे पास टाइम और नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो कि डिवाइड होने के बाद अपनी तादाद बढ़ाते हैं। इस फेज में चूंकि अपेरेंट डिवीजन नहीं हो रही होती, तो इस टाइम में बैक्टीरिया हमारे पास इस ग्राफ के अंदर नजर आएंगे। यानी बैक्टीरिया ने अभी डिवीजन स्टार्ट नहीं की, वो खुद को तैयार कर रहा है ताकि वो डिवीजन कर सके। नेक्स्ट फेज है लॉग फेज। इट इज अ फेज ऑफ रैपिड डिवीजन। बैक्टीरिया रैपिडली एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर खुद को डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और तादाद के अंदर इजाफा करता जाता है। और इसमें जो ग्राफ बनता है वो समवट इस तरह का होगा, यानी बैक्टीरियल पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाती है, तो यहाँ से न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल भी होता जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। स्टेशनरी फेज के अंदर हमारे पास जितने बैक्टीरिया बर्थ करेंगे, यानी जितने बैक्टीरिया पैदा होंगे, वो इक्वल होंगे डेथ रेट के साथ, यानी जितने पैदा होंगे उतने की डेथ होती है। अब ऐसा क्यों होता है, बैक्टीरिया यहाँ से न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करता जाएगा, तादाद बढ़ती जाएगी और न्यूट्रिएंट कम होते जाएंगे। जिन बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे वो डाई करते जाएंगे, डेड होते जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। That's why in the stationary phase birth rate is equal to the death rate। और इस केस के अंदर हमारे पास ये ग्राफ इस तरह का होगा। अगर हम बात करें डिक्लाइन फेज और डेथ फेज की, डिक्लाइन और डेथ फेज के अंदर चूंकि न्यूट्रिएंट बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, रिपीटेडली हो रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आ जाएगी। और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से जो डेथ रेट होगा, ये रेट ग्रेटर होगा बर्थ रेट से। यानी इसमें बैक्टीरिया की डेथ ज्यादा होती जाएगी और बर्थ कम होगी। और इस केस में जो ग्राफ बनेगा
वो फिर स्लोप डाउनवर्ड चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिक्लाइन ऑफ दैट फेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था ग्रोथ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने बाइनरी फिशन, फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन को देखा है। अब नेक्स्ट हमने देखना है इसी के अंदर कॉन्जुगेशन को। तो कॉन्जुगेशन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, it is a transfer of genetic material from donor to recipient cell, डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ डीएनए भेजना, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन सेक्स पिलाए की वजह से होती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो इसकी बॉडी को ऐसे सराउंड करती हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम पिलाए कहते हैं, जो दो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती हैं। एक बैक्टीरिया यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, और ये पिलाए आपस में फ्यूज करती हैं। जब ये पिलाए आपस में फ्यूज करेंगी इस फॉर्म में, तो यहाँ पर एक ट्यूब बनता है, एक रास्ता बनता है, जिसे कॉन्जुगेटिंग ट्यूब कहते हैं। C फॉर कॉन्जुगेटिंग, T फॉर ट्यूब। इस ट्यूब के जरिए एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल यहाँ से ये ट्रांसफर होके चला जाएगा इस बैक्टीरिया के अंदर, और इस बैक्टीरिया का ऑलरेडी जो डीएनए यहाँ पर मौजूद होगा, इसके साथ ये कंबाइन कर देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद नए जेनेटिक रिकम्बिनेंट पैदा करेगा, ताकि जो नए जेनेटिक रिकम्बिनेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं वो अगली जनरेशन के अंदर जाए, और इस जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से वो जो अगली जनरेशन है इस इन्वायरमेंट के अंदर सक्सेसफुली अडॉप्ट कर सके। क्योंकि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, ये जीन्स के अंदर वेरिएशंस है, वो एवोल्यूशन का बायस बनती है, और इसी एवोल्यूशन के जरिए से जानदार इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।